आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। मेंस ग्राइंड सीरीज़ का ये लेक्चर 8 है और इस लेक्चर में आज हम मॉक्स मेनिया का लाइव मॉक 1 का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म मेरा खुद का ही है और इसको अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इसको जाके अटेम्प्ट कर लो। ये फ्राइडे सैटरडे संडे को फ्री रहता है, ठीक है। इस बार जो हमने लाइव मॉक 1 कराया था उसमें हमने अपना जो पेड मॉक है, वो जो 3rd नंबर का पेड मॉक है, उसी को हमने डाला था जिससे आप थोड़ा सा पेड वाले की भी क्वालिटी समझ सको, ठीक है। अभी तक मुझे जितने भी फीडबैक मिले हैं वो फीडबैक ये मिला है कि सर ये मॉक जो था वो हार्ड था बट रेलेवेंट था। मतलब आप जब इसको दोगे ना तो आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ यार ये वाला टाइप तो किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, किया तो है बट याद नहीं आ रहा है। तो बस वही याद दिलाने के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है, ठीक है। आप ऐसे अगर 4-5 मॉक्स भी लगाओगे तो जो आपका वीक पोर्शन है ना वो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। अगर आपके नंबर कम है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ या अगर आप उसके सोल्यूशन देख के समझ पाओ बहुत अच्छी बात है। आप सारे जो चीज़ें हैं वो सब रिवाइज कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वही आपके वीक पॉइंट्स है, मुझे पता है कि आप क्या चीज़ भूलते हो तो मुझे कैसे क्वेश्चंस डालने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये मार्क प्राइस है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला 10% का है, दूसरा X% का है। सेलिंग प्राइस ये है तो आपको X की वैल्यू बतानी है। तो इसको आप करो, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगे तो स्किप कर देना, लेकिन पहले बार अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो जैसे मैंने 2150 लिखा, पहला 10% का था, दूसरा जो था 100 - X/100% का था, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है हमारा 1505 है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 है, ये 15 मतलब कहीं ना कहीं इंटू 7 टाइम्स ज़्यादा हुआ मुझे दिख रहा है। तो एक बार अगर मैं इसको इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके देख लूँ तो हाथ लगा 3, आपका यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आपका आ गया 15, मतलब कहीं ना कहीं इंटू 7 टाइम्स ये कट रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है ना मुझे ईजी है दिख रही है कि 700/9 कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा वो 77.77% आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है तो ये आपका बेसिकली 22.23 दिख जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। लेकिन यहीं पे अगर आपको जैसे ये करने के बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड फील होती तो आप इसको ऐसे करके जंप कर जाते। अच्छा ऐसे क्यों करते, जिससे जब आप वापस आते तो आपको ये आसानी से आप इसको ढूंढ पाते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले आपको इतना लिखना था, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन हार्ड हो रही है तो आपको इसको स्किप कर देना था, लेकिन इस बॉक्स को ऐसे कर देना था जिससे जब आप दोबारा आओ तो आपको ढूंढना ना पड़े कि ये मैंने कहाँ किया था। आपने यहाँ किया था, आप आराम से उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना जब आप लौट के आना तब। लेकिन जब मैंने यहाँ पे किया तो मुझे लगा कि कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है, मैं तुरंत कर सकता हूँ, तो मैंने तुरंत कर दिया, ठीक है। क्योंकि शुरू में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में नहीं फंसना है। और एक चीज़ और, अभी आप मॉक्स लगा रहे हो तो पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया करो, जो कि आप ट्राई किया करो कि 20 से 22 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है वन शॉट, उसको जरूर देख लो। आप उसको अगर अच्छे से देख लेते हो तो आपका आराम से 20 से 22 मिनट में खत्म हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ज़रूरी है जिससे आप मैथ्स को अच्छा खासा टाइम दे पाओ। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये PYQ है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अब अगर आपने इंटेंस मैथ रिवीजन जो फ्री में यूट्यूब पे है या जो पेड है अगर आपने देख रखा है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ मैन है, कुछ लोग हैं जो किसी काम को 11 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर मैं मान लूँ n लोग हैं तो 11 लोग n दिन में काम खत्म करते हैं, मतलब टोटल वर्क आपका 11n आ गया, क्योंकि मैंने सभी बंदों की जो एफिशिएंसी मानी है वो 1 मानी है क्योंकि मैन है। तो 11n टोटल वर्क है। अब क्या हो रहा है कि 16 मैन लेफ्ट आफ्टर ईच डे, मतलब पहले दिन सारे लोगों ने काम किया, अगले दिन 16 लोगों ने कम काम किया, मतलब 16 लोग निकल गए, छोड़ के चले गए, फिर अगले दिन 16 लोग और छोड़ के चले गए। तो अब ये जो काम फिनिश हो रहा है वो 15 दिन में हो रहा है। तो आप ये देखो कि पहले दिन कितना काम हुआ, तो पहले दिन n लोग हैं, सबके एफिशिएंसी 1 है, तो पहले दिन n काम हुआ। दूसरे दिन 16 लोग छोड़ के चले गए, इतना काम हुआ। तीसरे दिन आपके 16 लोग और छोड़ के चले गए, मतलब इतने लोग छोड़ के चले गए, सबकी एफिशिएंसी 1 है, तो तीसरे दिन इतना काम हुआ। और ऐसे 15 दिन तक काम हो रहा है, तो 15वें दिन कितना काम होगा, तो n माइनस, अब देखो ये दूसरे दिन काम हो रहा है, ये तीसरे दिन, तो तीसरे दिन में आपने 16 × 3 लिखा है। थर्ड डे में यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 15th डे में यहाँ पे आपका 14 आएगा, तो n माइनस 16 × 40। तो अगर मैं ये पहले दिन का काम, दूसरे दिन का काम और ये 15वें दिन का काम ऐड कर दूं तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मतलब इसको मैंने इक्वेट कर दिया सिंपली। अब कैलकुलेशन तुरंत करो। आपको पता है कि यहाँ पे जो n आ रहा है वो 15 बार आ रहा है, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन,
15n माइनस 11n 4n, आप 4n को एक तरफ लिख दो, ठीक है। बाकी को अब साइन जो है ना, जैसे इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, बाकी इन सबको इधर भेज रहा हूँ, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन सब में 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है 1, यहाँ पे 16 इंटू 1 है, इंटू 2 इंटू 3, तो क्या बच रहा है 1 + 2 + 3 14 तक, सॉरी। तो टोटल 14 टर्म्स हैं, 14/2 n/2 और a + l 1 + 14 15, ठीक है। तो ये आपका चला गया 4 बार, ये आपका गया 7 बार, ठीक है। तो 15 चौका 60 और 60 और 7 420, तो n की वैल्यू आपकी 420 हो गई। ईजिली कर लिए, इसमें कुछ भी समय नहीं लगा, बस ये है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए कि कैसे करते हो, क्योंकि ये 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। और मैं जब भी रिवीजन वगैरह कराता हूँ तो ये क्वेश्चन को मैं ज़रूर इंक्लूड करता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जैसे 3 बैग हैं जिसमें वाइट ब्लैक ये है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी जो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको दिया है, और कह रहा है कि एक बॉल को निकालो, और मुझे पता है कि ये बॉल वाइट है, मतलब बेस थ्योरम। जब भी मैं निकालता हूँ मुझे पता है कि ये बॉल वाइट है या जो है, अगर मुझे पता है तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम आएगा ना, उसमें जो आप नीचे लिखोगे वो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी लिखोगे। तो नीचे लिखते हो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो वाइट बॉल आपका पहले बैग से भी निकल सकता है, दूसरे से भी निकल सकता है, तीसरे से भी निकल सकता है, तो ये चीज़ आपकी नीचे आएगी। और आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये जो बॉल है पहले बैग से निकला, तो ये वाली चीज़ आप ऊपर लिखते हो, अगर दूसरे बॉल से निकलता तो ये ऊपर लिख देते। तो ये करना है बेस थ्योरम। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था, मैंने बता भी रखा है प्रोबेबिलिटी की वीडियो में, अगर आपको प्रोबेबिलिटी में अभी भी दिक्कत आ रही है तो मेरी एक 2 से 2.5 घंटे की वीडियो है, प्रोबेबिलिटी सर्च करना, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लो। ये सब आपको बहुत ही हलवा लगेगा। तो मतलब होता क्या है, आइडियली होता है कि जैसे 3 बैग रखे रहते हैं, तो आप ये आइडियली बैग रहते हैं, मतलब अगर आप इन तीनों में से कोई भी बैग सेलेक्ट करोगे तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको 1/3, इसको 1/3, ठीक है। इसको 1/3, क्योंकि तीनों एक टाइप के बैग हैं। जब तक आपको अलग से मेंशन न किया हो, यहाँ पे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो हम ये मानते कि इस बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि 3 बैग है उसमें से आप पहले एक बैग को सिलेक्ट कर रहे हो। हम करते क्या है बेसिकली, जैसे 3 बैग में व्हाइट और रेड बॉल जो भी रखी है, ब्लैक बॉल रखी है, तो पहले आप इस बैग को सिलेक्ट करते हो, इसमें से व्हाइट बॉल निकालते हो, इसको सेलेक्ट करते हो, इसमें से व्हाइट बॉल निकालते हो, इसको सेलेक्ट करके इसमें से व्हाइट बॉल निकालते हो। तो इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और फिर व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो भी, फिर ऐसे ही हम करते हैं और इस वाले को ऊपर लिख देंगे क्योंकि पहले वाला बैग का प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। लेकिन आप सोचो, जैसे अगर मान लो 2 बैग हैं, आपकी आंखों पे पट्टी लगी है, एक बैग इतना छोटा है उसका मुंह जैसा आप निकाल रहे हो, और दूसरे का इतना बड़ा है, आपकी आंखों पे पट्टी लगा है और आप जाते हो, आपको एक बैग में हाथ डालना है, ठीक है। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या, आपकी आंखें बंद हैं, किस बैग में हाथ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस बैग में, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई ना, अब तो बराबर है नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे को ये है, तीसरे को ये है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें वाइट बॉल निकालना, तो नीचे वाइट बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले आप पहले बैग को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2, और इसमें से वाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है, ठीक है। फिर दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 और उसमें से बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/6 है, जिसको आप 2/3 लिख सकते हो। फिर आपने तीसरा बैग सेलेक्ट किया जिसकी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और इसमें से आप वाइट बॉल निकालो तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि बैग 1 की, मतलब इसको आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है, इसको आपने ऊपर लिख दिया। अब आपने ये सब में एक पॉइंट आया तो इसको आप हटा सकते हो, अब आपको कैलकुलेशन ही करना है तो कैलकुलेशन कर लो। तो ये आपका आ रहा है 4/5 और ये आपका आ रहा है 4/5 प्लस आपका आ रहा है यहाँ पे 6/3 और यहाँ पे प्लस आपका आ रहा है ये 5/4। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे 60 बना लेते हैं सब में, तो हमने सब में नीचे 60 बना लिया, तो ये 12/12 हो जाएगा। हमने 60 बना लिया जिससे हम कैलकुलेशन ईजिली कर पाएँ, ठीक है, ठीक है। तो अब 60 चला जाएगा डिनोमिनेटर से, आपका जो आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका नीचे 60 जा चुका है हर जगह, ये आपका जा चुका है। और ऊपर में अगर मैं देखूँ तो कुछ काट सकता हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे 3 से काट सकता हूँ, 3 से ऊपर अगर मैं 3 से काट दूँ तो ये 3 4 जा रहा है, ये 3 4 जा रहा है, ये 3 2 जा रहा है और ये आपका 3 5 जा रहा है। तो ऊपर आपका आ गया 16 और नीचे आपका आया 16 + 40 + 25,
तो 40 25 65 और 16 आपका 81, तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बेस थ्योरम का था, सिंपल था, ठीक है, हार्ड नहीं था, सिंपल था। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको इसको कैलकुलेट करना है तो कर लो। यहाँ पे आपको पता है कि जितने बार आते हैं उतना 9 आता है, और जितने पे बार नहीं आता उतना 0 आता है, और ऊपर 46 - 4, क्योंकि पूरे में से जितने पे बार नहीं आता उसको घटा देते हैं, तो 46 - 4 आपका 42 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लस, तो नीचे आपका 2 9 है, 2 पे बार तो 2 9, और 1 पे बार नहीं तो 0, और 7 2 3 - 7, तो 3 गया और 4 गया आपका 716, माइनस 90 और 39 में से 3 गया 36, और इंटू भी है 7/9, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ तो ये आपका 9 चौक 36 जा रहा है, और सब में नीचे 990 बना लेते हैं, तो इंटू 11/11 990 बन गया, और इसमें भी 11/11 कर दूंगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नीचे तो 990 आएगा, ऊपर देख लेते हैं ऊपर क्या आता है। तो 42 इंटू 42 है ना, तो ये 42 आप ऐसे लिखते हो ना 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप मन में भी कर सकते हो 462 आएगा, 462 प्लस 716, तो ये आपका आ गया, ये इसमें से आपका ये माइनस करना है, तो ये 2828 ऐसे लिखते हो, तो आपका ये आ जाएगा 308, ठीक है। तो इसमें से आप 308 घटा दो, तो आपका ये 0, ये आपका 7, ये 870/990, तो ये आपका चला गया, तो आपका 87/99, जिसको आप 87 बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये क्या था, जब भी ऐसी सीरीज रहती है ना, तो आपको ये पता है कि ये कुछ इस फॉर्म में टूटता है, प्लस माइनस कुछ तो इस फॉर्म में टूटेगा जब भी ऐसी सीरीज रहती है। तो यहाँ पे मैंने अगर देखा तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 1 होता है, और 4 माइनस जो 1 होता है वो 3 होता है, 9 - 4 जो होता है 5 होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका जो ये हो रहा है ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है। अगर बात करो दूसरे की, तो ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे ही आपका आगे तक चला जाएगा, तो ये आपका 1 माइनस, अगर आप देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा है, तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका अब वैसे आपको इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब जो है ना, ये आपका 0 ही बन जाएगा, ठीक है। इन्फाइनाइट स्क्वायर, ये इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो, दो चीज़ को देखो, तो आपको दिख रहा है कि इसका ये जो पहला टर्म है, इसका ये वाला बाद वाला कट रहा है, ऐसे चला गया, ठीक है, और लास्ट वाले का बच रहा है, और ये ऑब्वियसली ये आगे में कट जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे इनको, तो पहले वाले का आपका ये बच रहा है, ये तो चला जा रहा है, इसका जो है ये बच रहा है, आगे तो चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आखिरी की बात करूं, अगर इसको देखूंगा, तो ये सब तो चला जाएगा, इसका आखिरी बच जाएगा और इसका पहला बच जाएगा, और ये तो 0 है, तो बचा क्या आपका, बचा यही, तो जो कि आपका 1/1 स्क्वायर, जो कि 1 आ जाएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 glasses PQR have capacities in the ratio of 1:2:3. All 3 glasses are completely filled with mixture of milk and water. The ratio आपको दिया है, P का रेशियो जो है मिल्क वाटर का, वो 1:2, 2:3 और 3:1 दिया है। If the content of all 3 glasses are put into a bigger container, what will be the ratio of milk to water in the container? ठीक है, तो पहले इसमें करते क्या है ना, कि पहले जो P का 1:2 है, इसका जो 2:3, इसका जो 3:1 है, इसको हम बराबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं जोड़ूं, क्योंकि आपको 1:2:3, जैसे मान लो आपको 3 चीज़ें दी हैं, अगर मुझे इसका 1 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा मिलाना हो, तो पहले मैं इन तीनों को पहले एक हिस्सा करूँगा, मतलब इन तीनों को बराबर करूँगा, एक हिस्सा, फिर इसको 2, इसको 3 और इसका तो 1 ही है, तो पहले आपको इन तीनों को बराबर करना होगा। 2-3 तरीके हैं, ये 1:3, ये 3 है, आपका टोटल 3 आ रहा है, ये आपका 2:3 है, तो आपका ये टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये आपका 3:1 है, तो ये आपका टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है आपका 60, तो इसको 60 बना लो। तो 60 बनाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 5 है, तो इस 1 सेकेंड, 5 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसको 15 से, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे ये 20:40 हो गया, ये आपका 24:36 हो गया, और ये आपका 45:15 हो गया। अब ये बराबर हो गया।
अब ये देखो 60 60 60 तीनों बराबर हो गया ना, तो इसका एक हिस्सा, इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा, तो ऐड कर लो, ठीक है, आपका रेशियो आ जाएगा। लेकिन और भी तरीके हैं, मैं क्या करता हूँ ना मैं इन तीनों को 1 बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 60 60 60 बनाया था, जो कि बराबर है। आपको बराबर बनाने से मतलब है इसका एक हिस्सा, इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा, ऐसे करना है। आपको बराबर बनाने से मतलब है। तो मैं बराबर बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको 1 बना लेता हूँ, इसको 1, इसको 1। 1 बनाना बहुत आसान है। कैसे? मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिल्क और वाटर है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ मिल्क और वाटर के रेशियो की बात करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मिल्क वाटर रेशियो में लिखेंगे डायरेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ 1 डिवाइड बाई ये पूरा टोटल 3, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, तो ये जैसे ऐसे बना लिया मैंने, 1/3 2/3 कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2/5, मतलब टोटल से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ इसकी तो 3/4 और 1/4। इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको ऐड करूँ, ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 बनने का सबसे आसान तरीका, बराबर हो गया। अब इसका एक हिस्सा मिलाना है, इसका 2 हिस्सा मिलाना है और इसका 3 हिस्सा मिलाना है। ये तो कह रहा है कि इनको 1:2:3 में मिलाना है, तो मैंने मिला दिया। अब आपको बताना है रेशियो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि इसमें 2 तो सेम आ रहा है, ठीक है, और इसमें चारों डिफरेंट है। तो अगर मैं इधर वाला एरिया सॉल्व करूँ, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, वाटर वाला अगर मैं सॉल्व करूँ, तो मेरा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि ये चारों डिफरेंट है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे ये करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं इधर वाला सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इधर वाला अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 2/3 है, और ये आपका 6/5 है, और ये आपका 3/4 है। अब इसको बराबर बनाना है तो एलसीएम 60 है, इसको 60 बना लेते हैं पूरे को। तो 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 20/20 इंटू 12/12 और इसको इंटू 15/15। नीचे 60 आ चुका है, ऊपर कितना आ रहा है आपका 40, 12 छक 72 और 45, तो 40, 12 छक 72 और 45 आपका आ जाएगा, ये 40 है ना, तो 157/60 तो आपको दिख रहा होगा, 157 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। द रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स टू द सम ऑफ सेम 2 नंबर्स इज 12:7। अगर इनका HCF 4 है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स बताना है। तो अगर HCF 4 है तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपका जो पहला नंबर है 4x है, दूसरा नंबर 4y है, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो HCF के ही मल्टीपल होते हैं, ठीक है। इनका अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम इसका 4xy आएगा एलसीएम, और अगर मैं इसके सम की बात करूँ तो 4x + 4y ये आ जाएगा, और इन्हीं का रेशियो आपको दिया है ये। तो आप यहाँ से ईजिली गेस कर सकते हो कि x और y की जो वैल्यू आएगी वो 4 और 3 होगी, 4 और 3। x और y की जो वैल्यू आएगी वो 4 और 3 आएगी, ठीक है, किसी की भी कुछ भी आ सकती है। तो आपको इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताना है। तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 4x × 4y मतलब 16xy, xy की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से आपकी इजीली 192 करेक्ट आंसर आ जा रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ x y z आर 3 नंबर सच दैट x इज 30% ऑफ z, y इज 40% ऑफ z, x इज p% ऑफ y, देन आपको वैल्यू ऑफ p बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन होते ईजी हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, लाइक लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है, आपका दिमाग ऐसे घूम सा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है एकदम बेसिक वो चीज़ लिख दो पहले। तो x जो है 30% ऑफ z है, ये हो गया। जो y है वो 40% ऑफ z है, अच्छा ये एक सेकंड, y इज 40% ऑफ z, ठीक है। और जो x है वो p% ऑफ क्या है, y है। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, तो अगर आपको p की वैल्यू बतानी है तो p की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 100x/y। ये p की वैल्यू निकल के आ रही है कि नहीं, बिल्कुल। अब आपको 100x/y की वैल्यू लिख देनी है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं 100x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो अगर मैं एक एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दूँ तो 100x की वैल्यू 30z, और y की वैल्यू लिखूँ तो y की वैल्यू जो है वो 4/10z है कि नहीं। तो ये आपका चला गया, ये आपका 300/4, तो 75 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा p की वैल्यू। बस सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, जो चीज़ें लिखी हैं उसको आराम से लिख दो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। बाकी अगर आपके इस मॉक्स में कम नंबर है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। बस आपको ये रखना है कि आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है। सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, बट हो सकता है आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होगा, तो आपको वही चीज़ करना है,
मेरा सेम मोटिव, मेरा बस सिंपल सा मोटिव ये है कि सारी चीज़ें जो भूलने भटकने वाली हैं वो सब कुछ मैं आपको याद करा दूँ, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है, इफ़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज अल्फ़ा, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो अल्फ़ा है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 25 माइनस 9 इंटू 2 18, तो 25 माइनस 18 क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू 7 आ रही है और इसका रूट जो है स्क्वायर रूट है वो अल्फ़ा है। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो √7 आ रही है, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, मतलब आपको 8 प्लस 2√7 का स्क्वायर रूट बताना है, तो आपको 2ab वाला टर्म देखना होता है। तो ये √7 और √1 का आप होल स्क्वायर करोगे तो आपका यही बनेगा। तो ये बेसिकली √7 प्लस और √1 का होल स्क्वायर है या √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है तो √7 प्लस 1 ये 1 है, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 12% ऑफ बनाना बॉट बाई अ फ्रूट वेंडर गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ऑन सेलिंग द रिमेनिंग बनाना द वेंडर ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो 4% का हुआ। अगर वेंडर वो जो उस बनाना उसके मतलब वो हुए हैं, क्या हुए हैं, मतलब ख़राब हुए हैं या जो भी हुए हैं, अगर उसको भी वह जो बचे हुए जो यहाँ पे बेच रहा है ना, जिस भी रुपए पे अगर इतने पे ही बेचता तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता। तो देखो सिंपली करेंगे। मैंने मान लिया कि उसने 100 बनाना, एक से उसने 100 बनाना 1-1 रुपये का खरीदा, मतलब 100 रुपये का खरीदा उसने 100 बनाना, जिसमें 12 बनाना खराब हो गया, 12 रुपये का लॉस हो गया। बचे हुए 88 बनाना है, इस 88 बनाना को वो ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 पे 4 मतलब 104 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 104 रुपये उसने किससे कमाए हैं, सॉरी 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने 104 रुपये कमाए हैं। ये 104 रुपये उसने इन बनानों को बेच के कमाया है ना, इन बनानों को बेच के कमाया है, ठीक है। मतलब इन 88 बनानों को वो 104 रुपये में बेचा है, मतलब एक बनाना को बेसिकली ऐसे बेच रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अगर ये बनाना ख़राब नहीं होते और इन बनाना को भी अगर ये इतने रुपए पे ही बेचता जितने पे इनको बेचा है, इनको कितने पे बेचा है, इतने पे बेचा है, तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता। तो देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं 100 के रेफरेंस में ले रहा हूँ ना, 100 के रेफरेंस में, तो मतलब जितने रुपए का प्रॉफिट, भाई 100 रुपये मैंने खरीदा है, अब जितने रुपए का भी मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतना मेरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि मैं 100 से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट तो यहीं पे हो चुका है, 88 को बेच के मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट तो यहीं पे हो चुका है, क्योंकि मैंने इन 88 को 104 में बेचा, तो 100 का खरीदा, मानो 100 और प्लस 4 प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, और पूरा प्रॉफिट यहाँ पे होगा 12 इंटू जो भी इसका प्राइस है। तो इस 12 मैंगो का क्या प्राइस है, 12 इंटू अभी हमने देखा था 104/88, ठीक है। तो उसको मैं देखूँ तो ये 3, ये 22, ये 52 और ये 11, 52 तिहाई आपका 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। 3 दूनी 6 मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 156/11, ठीक है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे, और ये पूरा प्रॉफिट मुझे बस इतना देखना है कि 100 रुपये से जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 रुपये तो मैंने यहीं पे एक्स्ट्रा कमा लिए, और ये 12 को बेचूंगा तो जो भी रुपये आएगा वो पूरा एक्स्ट्रा ही तो है, तो इतने रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है 1.4 समथिंग, सॉरी 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, जो कि आपका रहा है 18, जो आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 18 पॉइंट समथिंग होगा, 18 पॉइंट समथिंग। सी वाला ऑप्शन करेक्ट, बस इतना ही करना था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, वेंडर चेंज है, तो वैसे तो ईजी आया है, लेकिन मेंस थोड़ा सा आपको अच्छे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है ना, वो आपको क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आपको लैंग्वेज डिफरेंट मिले, तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ो, मतलब स्लो नहीं, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अटेंटिव होके। अब तक ये था ना कि टीसीएस करा रहा था तो आप आदी हो चुके थे, लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ जाता था कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को आराम से पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तब समझ में, अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो आपके ऊपर से निकल जाएगा कि बात क्या हुई, आपको दोबारा फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो शुरू से ही अच्छे से पढ़ा करो। कह रहा है कि अ पर्सन परचेज 1 kg ऑफ टी पाउडर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेसेस, मतलब 1-1 किलो खरीद रहा है, 1 किलो यहाँ से, 1 किलो यहाँ से, 1 किलो यहाँ से, 1 किलो यहाँ से, और जो रेट है वो 1000 रुपये पर 1 kg, मतलब 1 kg 1000 रुपये का, यहाँ पे 2 kg 1000 रुपये का, 4 kg 1000 रुपये का और 5 kg 1000 रुपये का, ये रेट है, ठीक है। तो अगर उसने x kg खरीदा 1000 रुपये में, तो आपको x की वैल्यू बतानी है,
तो देखो सिंपल सी क्या बात है, उसने 1-1 केजी हर जगह से खरीदा, मतलब उसने 4 केजी खरीदा है टोटल। 4 केजी भाई, 1 केजी यहाँ से, 1 केजी यहाँ से, 1 केजी यहाँ से, 1 केजी यहाँ से, 4 केजी खरीदा है। उसको रुपये कितना पड़ा, यहाँ पे 1 केजी 1000 रुपये का, मतलब 1000 रुपये पड़ा होगा क्योंकि 1 केजी खरीदा है। यहाँ पे 2 केजी 1000 रुपये का था, मतलब 1 केजी कितने का होगा, 500 का होगा। यहाँ पे 4 केजी उसने 1000 रुपये का, मतलब दाम ये है 1000 रुपये का 4 केजी, लेकिन वो तो 1 केजी खरीद रहा है ना, तो यहाँ पे 250 रुपये हो गया। और 5 केजी 1000 रुपये का, मतलब 1 केजी 200 रुपये का। तो ये जो आपका आ रहा है, ये आपका 1950 रुपये में उसने 4 केजी खरीदा है। आपको बताना है कि 1000 रुपये में उसने कितना केजी खरीदा है, ठीक है। तो ये आपका 4000 को आप 1950 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये 2 टाइम्स जाएगा 3900। कैसे किया, 50 का मैं 2000 से, तो 4000 से 100 कम हो जाएगा, तो आपका ये 100 आ गया। पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, फिर भी 0 बार ही जाएगा। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आपका ये जो है, और वैसे आपको इसके बाद भी दिख रहा है लगभग 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये लगभग है तो भाई 2000 ही, और ये आपका 10,000 तो 5 बार जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे ना लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, तो वो गलत कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से अटेंटिव होकर पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। आप मेरी वीडियो देख लेना, शायद इस वीडियो में इसके सोल्यूशन में शायद लिंक भी पड़ा होगा उस वीडियो का। आप कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बाय मैथ्स में सर्च करना, मेरे ख्याल से 20 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको 2 ईयर्स और 3 ईयर्स वाले पढ़ने हैं। 2 चीज़ें पढ़ लो बस, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है। शॉर्ट ट्रिक क्या बताया कि जैसे ये क्या है, एक टीवी है जो इतने रुपए का है, या तो आप इतने में खरीद लो, या तो आप क्या करो, इतना रुपए देके जो बचा हुआ रुपए है उसको आप इंस्टॉलमेंट पे उठा दो, ठीक है। मतलब 1.5 लाख में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ, जो रुपए बचा वो मैंने अब इंस्टॉलमेंट पर लौटाऊंगा, ठीक है। 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, जो रेट है 20% पर एनम है, लेकिन 6 महीने का जो रेट है वो 10%, मतलब 10% रेट है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है कितना, उससे इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट वैल्यू नहीं, इंटरेस्ट बताना है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, पहली बात तो आप 3 बार में पे करो, 3 इंस्टॉलमेंट 10% है 6 महीने का, तो मतलब 10% मतलब 3 बार में पे कर रहा हूँ। तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब लास्ट वाला जाएगा, तो मैंने ऐसे किया था, जैसे 3 इंस्टॉलमेंट है ना, और 10 से 11 जा रहा है क्योंकि रेट 10% है, तो मैंने बताया था जो इंस्टॉलमेंट होगा ईच वो 11 की पावर क्यूब होगा, और जो आपने रुपए लोन लिया है बेसिकली लोन स्टार्टिंग में, वो जो है वो 10 ऐसे ले लोगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11। तो ये जो होता है, ये आपने लोन उठाया, ये इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है, ये कहाँ से अभी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना परेशान मत हो, ठीक है। तो ये आपका 331, मतलब 3310 लोन, और जो इंस्टॉलमेंट है ईच, अच्छा ये ईच इंस्टॉलमेंट आप 3 बार में लौटा रहे हो, तो ये आपका पूरा हो गया। तो 1331 इंटू 3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3991 331 है ना, तो 3993 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, अगर मैं जैसे इसमें से घटा दूँ, भाई ये लोन है, ये इंस्टॉलमेंट, भाई इंस्टॉलमेंट 3 बार में पैसा कर रहे हो ना आप, ये अच्छा ये रेशियो है, ये बात समझना, ये रेशियो में बता रहा हूँ, ये रेशियो है सब कुछ, ठीक है। तो जो आप इसको वो पे कर रहे हो, वो जो है वो इतना इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब ये जब सब कुछ रेशियो में आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो होगा वो इसका मल्टीपल होगा। आप ऑप्शंस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंटू 4 मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 3 12, हाथ लगा 1 32, 33, हाथ लगा 3 27, ठीक है। तो आपको देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये सब कैसे आया, ये सब कैसे आया, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसा होता है कि 3 बार में है, तो 10 से 11, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 10 के क्यूब से 11 का क्यूब, ऐसे करते हैं। और हमें क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है, तो हमें इसको इक्वल बनाना है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है लोन सम, और ये हो जाता है ईच इंस्टॉलमेंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट ये है, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट आप दिए हो, और जब आप इसको करोगे तो 10 कॉमन ले लोगे, तो आपका देखो 10 कॉमन लिया तो 11 का स्क्वायर, प्लस 10 का कॉमन लिया तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो 10 इंटू 11। तो ये सब चीज़ें, ये क्या है, ये आपका वो है ये आपका क्या है, लोन, ये आपका इंस्टॉलमेंट है ईच, और ऐसे आप 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, और इसका डिफरेंस होगा इंटरेस्ट हो गया,
तो यहाँ पे हम मल्टीपल से ही मोस्टली क्वेश्चन 90% क्वेश्चन बाकी मल्टीपल से हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट पूछा होता तो वो आपका 11 का मल्टीपल होता या 1331 का मल्टीपल होता इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछा होता। लेकिन आपसे इंटरेस्ट पूछा तो वो इसका मल्टीपल होगा। किसका? इसका। इस तरीके से करना है। बाकी बेटर आप वीडियो देख लो, मेरे ख्याल से 20 से 30 मिनट की होगी। एसआई इंस्टॉलमेंट की भी लगे हाथ वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, कंप्लीटली ओवरटेक 2 पर्सन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर है। हिंदी में देख लेना ना, 3 और 4 है। और ये जो क्रॉस कर रहे हैं वो 9 सेकंड्स और इतने सेकंड में रिस्पेक्टिवली क्रॉस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस वाला लेंगे। और ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रहा है, मतलब जो डिस्टेंस कवर होगी वो बेसिकली ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस है और जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड लेंगे। ठीक है, मतलब एस माइनस ये लेंगे एस, मतलब जो स्पीड रहेगी वो मानो ट्रेन की स्पीड एस है मान लो, तो एस माइनस 3 और एस माइनस 4 लेंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका सेकंड में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको ट्रेन की लेंथ बताना है। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी, ट्रेन की लेंथ दोनों केस में चेंज नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो रहेगी, चाहे वो पहले को क्रॉस करे चाहे वो दूसरे को क्रॉस करे। तो आप लेंथ को इक्वेट कर सकते हो, दोनों ही केस में आप लेंथ लिख के अलग अलग लैंग्वेज में आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि भाई इसके लिए आप दूसरी चीज़ें लिखोगे इसके लिए, और इसके लिए आप दूसरी चीज़ लिखोगे, लेंथ इक्वल कर दो। या आप स्पीड भी इक्वल कर सकते हो, ट्रेन की स्पीड को कैसे भी इक्वल कर दो, लेकिन ये पर रिलेटिव स्पीड है तो थोड़ा सा वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बहुत ही बेकार सी आएगी। तो आपको स्पीड इक्वल ना करके डिस्टेंस इक्वल करना ज़्यादा ईजी है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों ही केस में ट्रेन की डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लेंथ निकाल लेता हूँ, दोनों केस में उसको इक्वेट कर देता हूँ, तो वहाँ से मेरी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्पीड की वैल्यू को मैं किसी में भी पुट कर दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो 3 × 5/18 जो कि आ रहा है 5/6 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 4 × 5/18 जो कि आपका आ रहा है 10/9 मीटर पर सेकंड। अब मुझे दोनों केस में ट्रेन की लेंथ क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आप क्या करोगे, पहले केस में स्पीड इंटू टाइम लिखोगे। स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, जिसमें ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी तो भाई ओवरटेक कर रहा है। तो ट्रेन की स्पीड मैंने मान लिया एस और इसकी स्पीड आ गई 5/6 और कितने समय में क्रॉस हो रहा है वो आ गया 9 सेकेंड्स। ये आ गया ट्रेन की लेंथ। दूसरे केस में ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये किया और ये आपका हो गया 75/8। ये दूसरे केस में ट्रेन की लेंथ आ गई, इसको मैंने कर दिया इक्वेट। अब ये क्या आ गया, ये आपका आ गया बेसिकली, ये आपका आ गया दोनों केस में लेंथ को आपने इक्वल कर दिया। अब आप यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हो, तो एस की वैल्यू निकाल लो भाई। तो आपका ये 9s नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 9s माइनस आपका ये 3 और 2 बार चला जाएगा तो 15/2, ठीक है, इक्वल्स टू 75/8s माइनस, इसको भी थोड़ा सा काट लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा काटूँ इसको ना, तो ये आपका जा रहा है 5 बार, ये आपका जा रहा है 4 बार, ये आपका जा रहा है 25 बार और ये आपका जा रहा है 3 बार। ठीक है, तो ये आपका जो आ रहा है 25 × 5 = 175। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा काटूँ तो ये आपका 3/8 ऐसा आ रहा है, इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दूंगा क्योंकि इसको उधर ले गया हूँ, तो ये आपका इंटू 6/6 अगर कर दूंगा ना तो नीचे 12 बन जाएगा, तो मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 15 × 6 = 90, तो ये आपका 85 ज़्यादा मुझे पता है 85 आपका 12 आ जा रहा है। कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, 25 125 होता है, 175 मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया, 125 है, सॉरी, ये आपका 125 है 12, तो ये आपका 15 × 6 = 90 तो 35। ठीक है, तो ये आपका गया 2 बार, ये आपका गया 3 बार, तो ये आपका जो आ गया वो 70/9 आ गया। ठीक है, 70/9 आ गया। इसको आप किसी में भी पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो चाहे आप इसमें पुट कर दो, ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है तो इसमें पुट कर देता हूँ। तो 70/9 आया है ना, तो मैं एक काम करता हूँ 70/9 को, क्योंकि 70/9 यहाँ पे डालूंगा तो नीचे 18 बना लेते हैं दोनों केस में ना, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसको 140 कर दूंगा
और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका 15/18 जाएगा। ठीक है, तो 140 में 15 घटा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 140 में 15 125 आ जाएगा। तो 125/18 इंटू 9 जो कि आपका 62.5 आ जाएगा। मैंने इसमें पुट कर दिया है सिंपल इसको, ठीक है, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया तो आपका 62.5 करेक्ट आंसर आ गया है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसके आपको पता है कि आप ये प्रोसेस लोगे तो इसको सबसे पहले तो आपको स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि ये कैलकुलेशन लंबी होने वाली है। पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर इसको इक्वेट कर रहे हो, फिर यहाँ से एस आएगा, फिर एस की वैल्यू डालोगे तो जाके आएगा आंसर। तो इसको पहले गो में आपको स्किप करना था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 amounts x, y and z are such that y is the compound interest on x and z is the compound interest on y. The rate of interest per annum and the time period जो है वो सेम है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन वही है ना कि दिमाग को घुमाने वाला है, तो ऐसे केस में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलो 3 अमाउंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, रेट और ईयर सेम है तो आप रेट कुछ भी मान सकते हो। मैंने चलो मान लिया 10% रेट मान लिया और ईयर को मैंने 1 ईयर मान लिया। क्या बोला, रेट आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि सेम है। मैंने मान लिया कि 10% मैंने मान लिया। ठीक है, अब कह क्या रहा है यहाँ पे कि कह क्या रहा है y इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, y इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन x। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है x पे। तो मैंने मान लिया कि जैसे ये इसका जो y है वो x का 10% है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने मान लिया 10%। ठीक है, आगे कह रहा है कि z जो है वो y का कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट सेम है, ईयर 1 है, तो ये इसका 10%। अब अगर मैं कोई वैल्यू मान लूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू 100 मान लिया तो ये आपका 10 आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो वाई स्क्वायर है वो आपका एक्स जेड है। बस यहीं से आप कर सकते थे एग्जाम, मतलब कोई वैल्यू गेस करके भी कर सकते थे। क्वेश्चन आसान था काफ़ी, लेकिन जो लैंग्वेज थी वो घुमाने वाली थी। ठीक है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी ना ऐसा होता है कि आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं, वैसा क्वेश्चन था ये। स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज मैंने क्या बताया है, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया है, बार बार बताता हूँ। जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन आता है ना, मैं ये चीज़ आपको रिवाइज कराता हूँ। गैप अपॉन विदाउट स्टॉपेज। गैप क्या, विदाउट स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज में जो गैप है, विदाउट स्टॉपेज ये आता है 1 घंटे में कितने घंटे के लिए आप रुके हो, लेकिन आपको मिनट में पूछता है तो इंटू 60 कर देना और कुछ भी नहीं। तो गैप 50-40 का जो गैप है 10 है, विदाउट स्टॉपेज हमेशा ज़्यादा वाली स्पीड होती है, इंटू 60 कर दोगे तो यहाँ से आपका 12 मिनट आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 person ABC together can do a piece of work in 36 days. A and B together can do 5 times as much as work, मतलब C alone करता है, मतलब A और B साथ में मिलके C से 5 गुना काम करते हैं। मतलब A और B की जो एफिशिएंसी है वो C के 5 गुना है, और जो B और C की एफिशिएंसी है वो A के बराबर है। यहाँ पे लिखा है कि B और C A के बराबर करते हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी बराबर है। लेकिन अगर मैं इनकी एफिशिएंसी जोड़ दूँ तो यहाँ पे एफिशिएंसी 6 आ रही है, तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी जोड़ने पे 6 आनी चाहिए थी। मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको 3:3 लिख सकता हूँ, क्योंकि एफिशिएंसी का सम बराबर आना चाहिए दोनों केस में। अब यहाँ से आपको निकल गया कि ए की एफिशिएंसी 3 आ रही है, तो अगर ए की एफिशिएंसी 3 आ रही है तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी 1 है। अब कह रहा है कि अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो वो n टाइम्स करते हैं जितना बी अकेले करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक दिन का काम निकाल लो, तो एक दिन में जो बी काम कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 2 है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर ए और सी को साथ में लूँ तो ए की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 1, तो ए और सी 4 काम करते हैं। तो आप देखो 2 गुना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हो जाएगी 2 टाइम्स। ठीक है, इफ द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है, हिंदी में देख लो। ठीक है, दोनों ही मतलब सम ऑफ रूट्स भी 6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 6 है, तो आपको p प्लस की वैल्यू बताना है। तो जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, -b बाई ए, -b/a मतलब 6। तो सम ऑफ रूट्स 6 है। सम ऑफ रूट्स होता क्या है भाई, क्या बोला, -b/a, तो -6/p, तो -6/p और सॉरी -6 क्यों, -b है ना, तो 6/p ये सम ऑफ रूट्स है और इसकी वैल्यू 6 हमें पता है। सम ऑफ रूट्स आपको 6 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a मतलब q/p, इसकी भी वैल्यू 6 आपको दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 6 है। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर p की वैल्यू 1 आ चुकी है तो q की वैल्यू 6 आ चुकी है। आपको p प्लस q पूछा है, 7 करेक्ट आंसर।
आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बट ईजी है, आप थोड़ा सा देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू और ये गामा की वैल्यू है। यहाँ पे ए अल्फ़ा है, ठीक है। तो ए अल्फ़ा मतलब इसमें मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका ए क्यूब माइनस ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे बी बीटा है, बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी क्यूब माइनस ए बी सी हो जाएगा, सी क्यूब माइनस ए बी सी हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अब नीचे देखो, नीचे आपका ए प्लस बी प्लस सी है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा को ऐड करूँ, अल्फा बीटा गामा को ऐड करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ रहा है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये क्या होता है? ये भी तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। मतलब ऊपर नीचे सेम बात लिखिए, मतलब 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है वो बी पे। डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई हाइपोटेन्यूज का हाफ क्या होता है? सर्कम रेडियस होता है। मतलब ये अगर मैं सर्कल बना दूँ ना तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये सर्कम रेडियस हो गया। हाइपोटेन्यूज का हाफ जो होता है सर्कम रेडियस। तो अगर जैसे सर्कल बनाऊँ तो ऑब्वियस है ये डायमीटर होगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, आपको बी डी की वैल्यू पता है, ये आपका डी था और बी डी की वैल्यू आपको 6.5 पता है, मतलब ये भी 6.5 हो जाएगा, ये भी 6.5 हो जाएगा। आपको बताना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो कि ए सी स्क्वायर होता है, ए सी की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169। आ जाओ नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैंने आपको बताया था कि जैसे टीचर्स जो होते हैं वो आपको फार्मूला से याद कराएंगे, लेकिन आप कितने फार्मूला याद करोगे? आप बताओ, इसका फार्मूला याद करके चलोगे क्या? नहीं। इसको करने का जो बेस्ट तरीका है वो वेन डायग्राम है। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने वेन डायग्राम से ही कराया है। बहुत ही शानदार मेथड है, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कराता हूँ, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी 3 की बात हो रही है तो ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और एक बड़ा सा यूनिवर्सल, एक बड़ा सा यूनिवर्सल। अब मैंने सबका नामकरण कर दिया। मैंने क्या किया? सबका नामकरण किया। सारे खानों का जितने भी हिस्से हैं सबका नामकरण ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने सबका नामकरण कर दिया। अब दूसरा काम क्या करता हूँ? मैं थोड़ा सा इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ। मैंने इंटू 3 इंटू 4 ये कर दिया। मतलब अब मैं ये मान लेता हूँ टोटल 12 है, इन सबको जोड़ने पे 12 आएगा, इन सबको जोड़ने पे 12 आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 9 है। अब बी क्या है? ध्यान से देखो, बी आपका ये है, मतलब बी ई जी एफ की जो वैल्यू है वो आपकी 9 है। क्या बोला? बी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ की जो वैल्यू है वो 9 है। दूसरा आपको इसकी वैल्यू देखनी है तो पता है कैसे देखा करो? इस तीनों को साथ में नहीं देखना है। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी ये है और इसमें आप सी नॉट देखो। सी नॉट मतलब इसको छोड़ के सब, तो इसको छोड़ के सब मतलब ये सब आएगा जिसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये रहता और इसको छोड़ के सब, तो उसमें इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, तो कॉमन भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं कॉमन में, तो ऑब्वियस आ रहा है तो आपका ये आ जाएगा ई। तो यहाँ पे आपको ई की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 4 दे रखी है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ये वाला पॉइंट। आपको ए इंटरसेक्शन बी देखना है। पहली बात तो जैसे ए आपने देखा, अब आपको बी इंटरसेक्शन है कि मतलब कौन सा कॉमन आ रहा है। तो जैसे अगर ए ये है तो इसके बाहर का हिस्सा थोड़ी ना कॉमन आ जाएगा बी में, क्योंकि ए और बी दोनों में होना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों में होना चाहिए, मतलब ए में तो होना चाहिए, ए में तो होना ही चाहिए ना। तो जैसे अगर मैं ए और बी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो अब मैं किसी और का इंटरसेक्शन लूँगा तो वो इन दोनों में से ही कुछ कॉमन आ सकता है। भाई अगर मैं ये लूँ इसमें से थोड़ी ना कुछ कॉमन आ जाएगा, या तो ये कॉमन आ सकता है या तो ये कॉमन आ सकता है। तो मैंने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को देखूंगा जो कि ये था, और इसका सी नॉट मतलब इसको छोड़ के सब कुछ,
मतलब ई कॉमन आ जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आ जा रही है वो 4 आ जा रही है। ऐसे में यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे ए नॉट और बी का इंटरसेक्शन देखूंगा, तो ए नॉट मतलब इसको छोड़ के सब, और बी का इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियस है ए को छोड़ के सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं ये बी और एफ आ रहा है भी ए नॉट और बी के इंटरसेक्शन में। भाई ए को छोड़ के सब कुछ मतलब ये बाहर का पूरा और बी का इंटरसेक्शन, तो आपका ये कॉमन आ रहा है, ये इंटरसेक्शन में आ रहा है। और सी नॉट, सी को छोड़ के सब, मतलब अब ये बच गया बी, तो यहाँ पे आपकी बी की जो वैल्यू आ जा रही है वो आपको दिया है यहाँ पे 4। आपको सिर्फ ऊपर वाले देखना है, क्योंकि मैंने हमारा 12 टोटल है और ये आपको ऊपर वाले देखना, तो यहाँ पे 9 आ रहा था, यहाँ पे आपका 4 आ रहा था, और यहाँ पे आपका 4 आ रहा है। आपको बताना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आपको जी प्लस एफ की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ई और बी की वैल्यू पता है जो कि 8 है, ई और बी की वैल्यू पता है जो कि 8 है, तो जी और एफ की वैल्यू 1 आ जा रही है, तो जी प्लस एफ इक्वल्स टू 1। और आपको पता है टोटल, भाई बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये अपॉन टोटल, टोटल की वैल्यू क्या है 12 जो डिनोमिनेटर है, तो 1/12 आपका आंसर आ गया। 1/12 बिल्कुल समय नहीं लगा इसमें, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आपको अगर तरीका पता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे आसपास भी पूछ ले तो आप इसके फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं। 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दी हैं, तो देख लो यहाँ पे आप एक बार, एक सेकंड रुकना यार, ग्रीन कलर कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात करूँ ए बी सी राइट एंगल एट बी है, आपको ए बी प्लस बी सी दिया है, तो आप 10, एक 10 होगा एक 10√3 होगा, बेसिकली एक 10 है और एक 10√3, उसको ऐड करने पे ही आया है, ठीक है। आपको 10A 10C पूछा है, तो आप किसी को भी मान लो, क्योंकि मतलब ये भी 10√3 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों में से एक 10√3 होगा एक 10 होगा, लेकिन 10A 10C पूछा है, मतलब ये अपॉन ये और फिर ये अपॉन है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। तो मैंने इसको 10 मान लिया, इसको 10√3 मान लिया। अब आपसे क्या पूछा है 10A प्लस 10C, तो 10A प्लस 10C, तो 10A आपका ये अपॉन ये हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा, और ये आपका 1/√3 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 10 प्लस √3/10√3 अपॉन 10 करोगे तो √3 आ जाएगा, और 10 अपॉन 10√3 करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे √3 दोनों में केस में ले लेते हैं, तो आपका एक सिंपल क्या आ गया 4/√3, सिंपल सा है। आ जाओ नेक्स्ट पे। व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इतना इतना। देखो जब भी आप इसका वो लोगे ना मीन, तो मीन जो आ जाएगा वो बेसिकली इन सबका एवरेज आ जाएगा। फिर जब डेविएशन देखोगे तो कुछ वैल्यूज़ प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एवरेज था, तो जो ओवरऑल डेविएशन आ जाएगा ना वो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव आएगा उतना निगेटिव, क्योंकि ये तो एकदम एवरेज है ना, एकदम सेंटर में, एकदम मीन में है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो सम आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। मतलब आप ये समझो कि रिवर ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, और ब्रिज से क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ये होता है, ये, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट एक्स है ये कह रहा है कि सरफेस, रिवर के सरफेस से आपका एच हाइट पे, मतलब ये आपका हो गया एच, आपको बताना है इस रिवर का वो बताना है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, ठीक है। तो मुझे सिंपल ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो tan अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन दिस हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन दिस हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू जो आपका ये निकल के आएगा वो एच अपॉन tan अल्फा निकल के आएगा, और ऐसे ही ये आपका एच अपॉन tan बीटा निकल के आएगा। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपका एच कॉमन आ जाएगा, और ये आपका कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है नहीं। अब आपको ये पता है कि ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉट बीटा जो होगा वो tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका tan अल्फा के बराबर हो गया। तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, लेकिन यहाँ पे h है, लेकिन यहाँ पे 2h, मतलब ये वाला आंसर नहीं है और ये वाला कहीं पे दिख नहीं रहा, तो आप फिर इसको क्या करोगे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये आपका कॉस अपॉन साइन, ये आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 1/SC मतलब साइन कॉस, जिसको आप क्या लिख सकते हो, सेक और कॉसेक लिख सकते हो। तो ये आपका आज जो आएगा इसका आंसर है वो S सेक अल्फा कॉसेक अल्फा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो सिंपल K-1 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया और इसका हाफ कर दो, तो आपका सिंपल ये आ जाएगा। भाई ये क्या है, ये इसका हाफ ही तो है, तो K-1 का हाफ आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओरली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इन अ स्क्वायर ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो ये आपका स्क्वायर हो गया ABCD, इसमें जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके O पे। ठीक है, तो ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAB, ठीक है, वो BD पे इतने पे मिलता है और BC पे इतने पे मिलता है। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपका यहाँ पे F पे मीट कर रहा है और यहाँ पे आपका G पे मीट कर रहा है। तो आपको OF और CG का रेशियो बताना है। ठीक है, देखो शुरू में तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कैसे करना है, तो आप इसको स्किप कर देना। फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियस है, क्योंकि आपको तब तक समझ नहीं आएगा कि इसका आंसर ईजी है निकालना या थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, आप इसको अभी के लिए स्किप कर दो। ठीक है, फिर जब आप बाद में आके अटेम्प्ट करोगे तो आपको करना कैसे, मतलब लाइक कैसे अप्रोच करोगे, तो आपको यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर दिया, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा, तभी तो दिया है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। एंगल बाइसेक्टर से आपको क्या पता है, आपको ये चीज़ पता होता है एंगल बाइसेक्टर से कि ये अपॉन ये इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब उससे क्या कुछ हेल्प मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। जैसे मैंने माना कि अगर ये ए है, मतलब ट्राई तो करो पहले कि मतलब कैसे होगा। तो जैसे मुझे पता है कि ये ए है, अगर साइड ए है तो ये आपका A√2 हो जाएगा और ये उसका हाफ है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये हाफ है तो ये A√2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A√2, ये तो पूरा डायगोनल, उसका हाफ हो जाएगा। ये इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होता है। तो ये किस रेशियो में कटेगा, अगर मैं थोड़ा सा रेशियो देख लूँ ना, तो ये रेशियो तो बेसिकली √2 × 2, मतलब √2 × 2 रेशियो है इसका, √2 रेशियो 2 है, √2 और 2 का रेशियो है इसका। ठीक है, और ये कितना है, ये बेसिकली इतना ही है, क्योंकि ये भी तो डायगोनल है, उस डायगोनल का हाफ है, तो मतलब A√2/2 है और वो इस रेशियो में बटा हुआ, मतलब ये देखो ये पूरा A√2/2 है जो कि इस रेशियो में बटा हुआ है। तो मैंने क्या किया, A√2/2 जो होता है वो बेसिकली A/√2 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ ना, इसकी वैल्यू यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ए साइड है तो एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है, इस हाफ डायगोनल की जो वैल्यू है वो इतनी है, और ये जो आया है इसको सॉल्व करोगे ना तो ये √2 बार चला जाएगा, तो आपका इतना आ जाएगा। ये जो है इसकी वैल्यू है, और ये चलो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ ना इसको ऐसे लाइन से, इसकी वैल्यू है, और ये आपकी √2 रेशियो 2 में डिवाइड है। मतलब अगर पूरा जो है वो अगर √2 + 2 है तो ये उसका √2 वाला हिस्सा है। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, ये आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, OF की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। अब आपको ऐसे ही OG की वैल्यू CG की वैल्यू निकालनी है, CG की। तो CG की कैसे निकालोगे, ये आपका पूरा √2 है, ये आपका पूरा A√2 है, ये आपका A है, मतलब कहीं ना कहीं √2 और 1 रेशियो है इसका। ठीक है, तो ये √2 और 1 रेशियो की, अब आप ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो तो ये √2 रेशियो 1 में है, ये जो है वो आपका √2 रेशियो 1 में है। तो पूरा CB, पूरा साइड क्या है, पूरा साइड आपका A है, पूरा साइड आपका यहाँ पे अगर रेशियो तो निकालना है, पूरा साइड आपका A है, तो वो √2 + 1 इन उसका √2 वाला हिस्सा है, तो ये आपका आ गया ये वाला साइड, ये वाला यहाँ से यहाँ तक CG। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से √2 निकाल लूँ ना, √2 बाहर निकालूँ तो यहाँ पर √2 + 1 आएगा, तो ये चला जाएगा यहाँ से यहाँ पे मैंने √2 निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से √2 से √2 चला गया, ये आपका सिंपल क्या हो गया, 2 इधर चलेगा, 1 इधर चलेगा, तो आपका 1 रेशियो 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1 रेशियो 2 आ जाएगा। काफ़ी
अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल देखो, जो आपको पता है आप वो करो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आप इसको बाद में लास्ट में करते हैं। फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट का क्वेश्चन है, तो आपको ड्राई वाला पार्ट देखना होता है, सिर्फ ड्राई वाला पार्ट देखना होता है। तो कह रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। तो 100 kg फ्रेश फ्रूट में कितना क्या है, ड्राई पोर्शन कितना है, पल्प कितना है। तो फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, तो 100 kg फ्रेश फ्रूट में जो ड्राई वाला पोर्शन होगा वो होगा 32, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है आपको कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा, को एक्स इंटू ड्राई फ्रूट में कितना वो है, ड्राई वाला पार्ट मतलब जो पल्प है, 20% वाटर मतलब 80, तो आपको वही इक्वल कर देना था। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया आपका, ये 8 से 4 चला गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी 40 आ गई। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154, मतलब जो आप इस सर्कल का एरिया निकालोगे वो इन सर्कल का रेडियस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू है। तो यहाँ से आप पहले उस सर्कल के रेडियस निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 आर स्क्वायर को 154, तो आपका 7 टाइम्स जाता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू 7 आ गई, तो ये क्या, ये इन रेडियस है। और यहाँ पे क्या था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसका इन रेडियस a/2√3 होता है। इसकी वैल्यू आपकी 7 दी हुई है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 14√3 आ रही है। और आपको यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है ट्रायंगल का, तो 3a की वैल्यू आपकी 42√3 हो जाएगी। तो आपका यहाँ से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है 360/n, और इंटीरियर के लिए भाई एक्सटीरियर से आप 180 में से एक्सटीरियर माइनस कर दो तो आपका इंटीरियर आ जाएगा। तो 180 - 360/n, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 180 से क्या करता हूँ, काट देता हूँ सब कुछ, ठीक है। 180 से मैंने काट दिया, तो ये n-2/2 आपका आ जा रहा है। पूछा क्या था, अच्छा रेशियो पूछा था, तो डिवाइड में कह लो इसको आप, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड, ये मैंने थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, अजीबोगरीब पूछ लिया था। मतलब थोड़ा सा अगर आपसे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर पाओ, इतना हार्ड नहीं है, ईजी है ये भी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अच्छा जैसे रीजनिंग में भी मिरर पूछ लेता है और वो पूछ लेता है वाटर, तो उसके लिए भी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे सोच के भी कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करके ही इसका आंसर निकालूंगा। जैसे ये पूरा है 12 घंटे होते हैं, 12 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो 360/12 कर दूंगा, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटे में 30 डिग्री होता है। तो 4:40 बचाना है आपको। तो पहली गलती तो आप ये मत करना, जब 4:40 होगा तो जो आवर एंड, जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो 40 मिनट हैंड जो रहेगा वो तो एग्जैक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो 4:40 हो रहा है, तो जो आवर एंड है वो यहाँ पे बीच में रहेगा कहीं, और बीच में भी 60 मिनट में इतना कवर करता है, तो जो 60 मिनट में इतना कवर करता है ना आवर एंड, तो 40 मिनट में इसका 2/3 कवर करेगा, इस 3 का 2 पोर्शन कवर कर लेगा। इस पूरा पोर्शन 30 डिग्री है, तो इसका 2% मतलब 20 डिग्री ये हो गया। लेकिन आपको जो एंगल निकालना है, अगर मैं बात करूं, आपको जो एंगल निकालना है वो ये वाला एंगल निकालना है ना मेरे भाई। तो अगर मैं जैसे 5 से 8 चला जाऊं, तो आपका 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ये तो 90 हो गया। और ये जो है ना, ये अगर मैं पूरी बात करूँ तो ये 40 मिनट है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका 20 डिग्री होगा और ये 10 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि 20 40 60 10 10 10, तो आपको ये वाला एंगल निकालना, तो ये आपका 10 डिग्री, तो ये 90 + 10 आपका 100 हो गया करेक्ट आंसर। सिर्फ सोच के कर लोगे, इतना तो मतलब आपका दिमाग होना चाहिए, इतना सोचने लायक होना चाहिए आपका दिमाग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक क्यूब जिसका एज है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ऑन ईच फेस ऑफ इट्स फेस एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, जिसको पेंट किया गया है। तो आपको बताना है कि पेंट एरिया नहीं, आपको वो बताना है कि जो पेंटेड एरिया नहीं है। तो पहले अगर एक फेस की बात करूं, तो 14 का स्क्वायर 196, ये उस पूरे एक फेस का एरिया हो गया। इसमें से मैं ये पेंटेड वाला एरिया हटा दूंगा, तो 7 सेंटीमीटर का, जैसे भी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने क्या किया, सॉल्व किया है, तो मुझे पता है 7 सेंटीमीटर के रेडियस से 154 एरिया बन रहा था। अब मुझे जैसे ये याद हो गया क्योंकि अभी ऊपर जस्ट सॉल्व किया मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे देखो सॉल्व किया था, 7 सेंटीमीटर आया था, उसका एरिया 154 था, ठीक है। तो ये एक फेस का अनपेंटेड एरिया है, ठीक है, जो कि आपका आ रहा है 42, और ऐसे 6 हो जाएंगे क्योंकि 6 फेस होते हैं,
252 आपका करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, आप मुझे फीडबैक दोगे कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हार्ड लग सकता है बट इरेलेवेंट नहीं लग सकता। अगर आपके जो बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं उनका ये है कि जो सिंपल वाली चीज़ें हैं ना वो उनके फिंगर टिप्स पे थी, तो वो चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। आपको बस ये रखना है कि मैं जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको रिवाइज़ करना है अच्छे से। ऐसे जब 4-5 मॉक टेस्ट दोगे ना आप, तो आपका सब कुछ हो रहा है। मैंने पूरा जो पेड मॉक 20 मॉक टेस्ट है ना उसमें हमने ऐसे ही किया है कि जो 10 मॉक टेस्ट हैं, शुरू के जब 10 मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके जो सारे भूरे बैठ के कॉन्सेप्ट वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मतलब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपको परफॉर्म करना है एग्जाम हॉल में जाके, तो उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।